हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। घर के कामों के बोझ से लदी फदी सरिता को कमर सीधी करने की फुर्सत भी बड़ी कठिनाई से मिला करती थी। आमदनी बढ़ाने के लिए शिवा भी ओवरटाइम करता, अपनी जरूरतें काम करके भविष्य के लिए रुपए जमा करता। सरिता भी घर का सारा काम अपने हाथों से करके सीमित बजट में गुजारा करती थी। सेवानिवृत्त होते ही समय जैसे थम गया, सब कुछ शांत ही हो गया। पति पत्नी की भागदौड़ समाप्त हो गई। शिवा ने बचत के रुपयों से मनपसंद कोठी बना ली। हरे भरे पेड़ पौधे से सजे धजे लान में बैठने का उसका सपना अब जाकर पूरा हुआ था। बेटा पीयूष की इंजीनियरिंग की शिक्षा, फिर उसका विवाह, सब कुछ शिवा की नौकरी पे रहते हुए ही हो चुका था। पीयूष अब नैनीताल में पोस्टेड है। बेटी प्रीति पति व बच्चों के साथ चेन्नई में रह रही थी। दामाद फैक्ट्री का मालिक था। शिवा ने अपनी कोठी का आधा हिस्सा किराए पर उठा लिया था। किराए की आमदनी, पेंशन व बैंक में जमा रकम के ब्याज से पति पत्नी का गुजारा आराम से चल रहा था। घर में सुख सुविधा के सारे साधन उपलब्ध थे। सरिता पूरे दिन टेलीविजन देखती, आराम करती या ब्यूटी पार्लर जाकर चेहरे की झुर्रियां मिटवाने के फेशियल कराती। शिवा हंसते, तुम्हारे ऊपर बुढ़ापे में निखार आ गया है, पहले से अधिक खूबसूरत लगने लगी हो। शिवा व सरिता सर्दी के मौसम में प्रीति के घर चेन्नई चले जाते और गर्मी का मौसम जाकर उसके घर नैनीताल में गुजारते। पुत्री दामाद बेटा बहू सभी उनके सम्मान में झुके रहते। दामाद कहता, आप मेरे माँ बाप के समान हैं, जैसे वे लोग वैसे ही आप दोनों। बुजुर्गों की सेवा नसीब वालों को ही मिला करती है। विवाह सरिता अपने दामाद की बातें सुनकर गदगद हो उठते। दामाद उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर चेन्नई के दर्शनीय स्थानों पर घुमाता, बढ़िया भोजन खिलाता। नौकरानी रात को दूध का गिलास दे जाती। सेवा करने में बहू बेटा भी कम नहीं थे। बहू अपने सास ससुर को बिस्तर पर ही भोजन की थाली लाकर देती व दूल्हे कपड़े पहनने को मिलते। बहू बेटों की बुराइयां करने वाली औरतों पर सरिता व्यंग कसती कि तुम्हारे अंदर ही कमी होगी कि तुम लोग बहुओं को सताती होगी। मेरी बहू को देखो, मैं उसे बेटी मानती हूँ, तभी तो वह मुझे सुख आराम देती है। वह भी दामाद की प्रशंसा करते न आघाते, सोचते पता नहीं क्यों लोग दामाद की बुराई करते हैं और उसे यमराज कहकर उसकी सूरत से भी भय खाते हैं। एक दिन प्रीति का फोन आया। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। माँ, गजब हो गया, हमारे घर में, फैक्ट्री में, सभी जगह आयकर वालों का छापा पड़ गया है और वे हमारे जेवर तक निकाल कर ले गए। वे शिवा सरिता के हाथ से फोन छीनकर बोले, यह सब कैसे हो गया बेटी? जेठ के कारण। सारी गलती उन्हीं की है। सारा अफेयर वो करते हैं तो उनकी गलती का नतीजा हम भोगना पड़ता है। उन्होंने सारे पैसों में हेर फेर कर रखी है। ये बोलते ही प्रीति रो पड़ी। शिवा बेटी को सांत्वना देते रह गए और फोन कट गया। वह धम से कुर्सी पे बैठ गए। वह जैसे शरीर में खड़े रहने की ताकत ही नहीं रह गई है और सरिता का तो जैसे मानसिक संतुलन ही खो गया। वह पागलों की भांति अपने सिर के बाल नोचने लगी। शिवा ने आने पाने वाला सरिता को पानी पिलाकर धैर्य बंधाया कि अवरोध तो आते ही रहते हैं, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। एक दिन बेटी दामाद उनके घर आ पहुँचे। उनको छोड़कर प्रीति अपनी परेशानी बयान करने लगी। पापा, हम लोग जेठ जेठानी से अलग हो रहे हैं, इन्हें नए सिरे से काम जमाना पड़ेगा। कोठी छोड़कर किराए के मकान में रहना पड़ेगा। काम शुरू करने के लिए लाखों रुपए चाहिए। हमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है। दामाद हाथ जोड़कर सास ससुर से विनती करने लगा, पापा, आप लोगों का ही मुझे सहारा है। आपकी मदद ना मिली तो मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी। शिवा व सरिता अपनी बेटी व दामाद को गरीबी की हालत में कैसे देख सकते थे।
दोनों सोच विचार करने बैठ गए। फैसला यह लिया कि बेटी दामाद की सहायता करने में हर्ज ही क्या है। यह लोग सहारा पाने और कहाँ जाएंगे, अपने ही काम आते हैं। यह सोचकर शिवा ने बैंक में जमा सारा रुपया निकालकर दामाद के हाथों में थमा दिया। दामाद ने उनके पैरों पर गिरकर कृतज्ञता जाहिर की और कहा कि वह इस रकम को साल भर के अंदर ही वापस लौटा देगा। शिवा सरिता को रकम देने का कोई मलाल नहीं था। उन्हें भरोसा था कि दामाद उनकी रकम को लेकर जाएगा कहाँ, कह रहा है तो लौटाएगा अवश्य। फिर उनके पास जो भी है बच्चों के लिए ही तो है, जो कि सहायता करना उनका फर्ज है। दामाद उन्हें माँ बाप के समान मानता है तो उन्हें भी उसे बेटे के समान ही मानना चाहिए। अपना फर्ज पूरा करके संपत्ति राहत का आभास कर रहे थे। बेटे फारस का फोन आया तो माँ ने उसे सभी कुछ स्पष्ट रूप से बता दिया। तीसरे दिन ही बेटा बहू दोनों अक्षातिक रूप से दिल्ली आ थमके। उन्हें इस तरह आया देखकर शिवा व सरिता हंस-हंस रह गए। बेटा सब ठीक है ना? शिवा उनके इस तरह आ जाने का कारण जानने के लिए उतावले हुए जा रहे थे। सब ठीक होता तो हमें यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? तनावग्रस्त चेहरे से पीयूष ने जवाब दिया। बहू ने बात को स्पष्ट करते हुए कहा, आप लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई दामाद को दे डाली। यह भी नहीं सोचा कि उन रुपयों का आपके बेटे का भी हक बनता है। बहू की बातें सुनकर वह हक्के बक्के रह गए। वह स्वयं को संयत करके बोले, उन लोगों को रुपया की सख्त जरूरत थी, फिर उन्होंने रुपया उधार ही तो लिया है, ब्याज सहित चुका देंगे। आपने रुपये उधार दिए हैं, इसका कोई सबूत है आपके पास? आपने उनके साथ कानूनी लिखा पढ़ी करा ली है? वे क्या पराये हैं जो कानूनी लिखा पढ़ाई कराई जाती व सबूत रखे जाते? पापा, आप भूल रहे हैं कि रुपया किसी भी इंसान का ईमान डगमगा सकता है। मेरा दामाद ऐसा इंसान नहीं है। सरिता बोली, प्रीति भी तो है, वह क्या दामाद को बेईमान करने देगी? यह तो वक्त ही बताएगा कि वे लोग बेईमान है या ईमानदार। पर पापा, आप यह मकान मेरे नाम कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि आप बेटी दामाद के प्रेम में अंधे होकर मकान भी उनके नाम कर डाले। बेटी की बातें सुनकर शिवा व सरिता सन्न रह गए। हमेशा मान सम्मान करने वाले, सलीके से पेश आने वाले बेटा बहू इस प्रकार का अशोभनीय व्यवहार क्यों कर रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर बेटा बहू सर पर शांत हुए कि बेटी दामाद ने अगर रुपए वापस नहीं किए तो उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। बेटा बहू कई तरह के हिदायत देकर नैनीताल चले गए, पर शिवा व सरिता के मन में चिंताओं का बोझ आ पड़ा था। सोचते उन्होंने बेटी दामाद की सहायता करके आखिर क्या गलती की है। वे बेटी के सुख से अधिक कीमती थोड़े ही थे। हफ्ते में 2 बार बेटी दामाद का फोन आता तो दोनों पति पत्नी भाव विवल हो उठते। दामाद बिल्कुल हीरा है, बेटे से बढ़कर अपना है। बेटा कपूत बनता जा रहा था। बहू के कहने में चलता है, बहू ने ही जोश को उनके खिलाफ भड़काया होगा। अब शिवा व सरिता उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। दामाद उनका रुपया लौटाने आएगा और वे सारा रुपया उठाकर बेटा बहू के मुंह पर मार कर कहेंगे कि इसी रुपए की खातिर तुम लोग रिश्ते को बदनाम कर रहे थे ना। लो रखो इन्हें। कुछ माह बाद ही बेटी दामाद का फोन आना बंद हो गया तो शिवा सरिता चिंतित हो उठे। वे अपनी तरफ से फोन मिलाने का प्रयास कर रहे थे, पर पता नहीं क्यों फोन पर प्रीति व दामाद से बात नहीं हो पा रही थी। इस साल की तरह इस साल भी व सरिता ने चेन्नई जाने की तैयारी कर ली थी और बेटी दामाद के बुलावे की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक दिन प्रीति का फोन आया तो शिवा की उसकी खैरियत पूछने के लिए प्रश्नों की छड़ी लगा दी, पर प्रीति ने सिर्फ यह कहकर फोन रख दिया कि वे लोग इस बार चेन्नई न आए क्योंकि नए मकान में अधिक जगह नहीं है। और सरिता बेटी के ढेर सारी बातें करना चाहते थे। दामाद के व्यवहार के बारे में पूछना चाहते थे कि वो क्या व्यवसाय कर रहा है। अपने रुपयों की बात करना चाहते थे, पर प्रियंका ने कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। बेटी दामाद की इस बेरुखी का कारण उनकी समझ में नहीं आ रहा था। देखते देखते साल पूरा हो गया। फिर एक दिन हिम्मत करके शिवा ने बेटी से रुपए की बाबत भी पूछ लिया।
प्रीति जख्मी शेरनी की भांति गुर्रा उठी। अब कैसे पीता है कि बेटी के सुख से अधिक आपको रुपए प्यारे हैं। अभी तो इनका काम शुरू ही नहीं हुआ है। अभी से एक साथ इतना सारा रुपया निकाल लेंगे तो आगे काम कैसे चलेगा। दामाद भी बोला, मेरे स्थान पर आपका बेटा होता तो क्या आप उससे भी वापस मांगते? आपके पास रुपए की कमी है क्या? यह रुपया आपके पास बैंक में फालतू पड़ा था। मैं इस रुपए से ऐश नहीं कर रहा हूँ, आपकी बेटी को ही पाल रहा हूँ। पुत्री दामाद की बातें सुनकर सरिता सन्न रह गए और रुपए वापस मिलने की तमाम आशाएं निर्मूल साबित हो गई। उल्टे वे उनके बुरे बन गए। रुपया तो गया ही, साथ में मान सम्मान भी चला गया। रोश का फोन आया, पापा रुपए मिल गए? विवाह चकरा गए कि क्या उत्तर दे। संभल कर बोले, दामाद का काम जम जाएगा तो रुपए भी आ जाएंगे। पापा साफ क्यों नहीं कहते कि दामाद ने रुपए देने से इनकार कर दिया, वह बेईमान निकला। रोश दहाड़ा। सरिता की आंखों से आंसू बह निकले। वह रोती हुई बोली, बेटा तो ठीक कह रहा है, दामाद सचमुच बेईमान है, रुपए वापस नहीं करना चाहता। उन लोगों पर धोखाधड़ी करने का मुकदमा दायर करो, जैसे सैकड़ों सुझाव उसने फोन पर ही दे डाले थे। सिवा व सरिता एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। क्या वे अपने बेटी दामाद के खिलाफ यह सब कर सकते थे? चूंकि वे अपनी शर्त पर कायम नहीं रह सके, इसलिए पीयूष मकान अपने नाम कराने दिल्ली आ धमका। स्त्री दामाद से तो संबंध टूट ही चुके थे, बेटा बहू से भी ना टूट जाए, यह सोचकर दोनों ने कोठी का नियतनामा सारी कानूनी कार्रवाई करके पूरे कागजात बेटे को थमा दिए। तो संतुष्ट भाव से चला गया। बोझ उतर गया। शिवा ने सरिता की तरफ देखकर कहा, अब ना तो